जय हिंद साथियों, आप सबको हमारी चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट को आग्रह पर हमने इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट लेकर आया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के हम छोटी बड़ी सभी बेसिक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे ताकि बच्चों को इसके बाद चैप्टर का जब पढ़ेगा अध्ययन करेगा तो बिल्कुल आसान हो जाए, बच्चों को तैयारी करने में किसी भी प्रकार का समस्या न हो। थोड़ी सी बच्चों को यह जटिल चैप्टर लगता है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेस पॉइंट लिया है, बहुत सारे छोटे बड़े सूत्र लिया है और उसे एक साथ जोड़ने तोड़ने की बातें करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या बन जाता है और आप लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले इस चैप्टर को अगर अच्छा से आप पढ़ना चाहते हैं, एक जुनून के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 30 तक तत्व रेडी करना होगा। कम से कम में आप 30 तक तत्व रेडी कीजिए। जैसे हाइड्रोजन, जैसे बच्चों क्या करते हैं ना कि तत्वों को हिंदी में सिर्फ नाम याद करते हैं। तो देखिए आप इस चैप्टर के अंतर्गत आप हिंदी नाम तत्व का सिर्फ यूज नहीं करिएगा, हमेशा तत्वों को हम लोग संकेत में यूज करेंगे, इसलिए हम लोगों को संकेत में याद करना होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे अस्केनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लेकिन फिर भी ये सारे तत्वों को संयोजकता भी बहुत जरूरी है। संयोजकता अगर आप अच्छा से नहीं याद करते हैं तो आपको समस्या हो सकता है, इसलिए संयोजकता भी हम लोग याद करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5। इधर लगभग में हम लोग 2 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों को याद रखना होगा कि जो ये 21 से जो 30 तक तत्व है इसकी संयोजकता चेंज होता रहता है। जैसे अब ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही 2 रहेगा, ये हम एक सामान्य रूप से माने, लेकिन ये लगभग में होता है, इसका मान चेंज हो सकता है, कम या बेसी हो सकता है, 2 से कम बेसी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आयरन का संयोजकता 2 है, तो देखिए आयरन से अगर क्लोरीन अगर क्रिया करता है तो बनाता है आयरन क्लोराइड। इसका मतलब इसका संयोजकता 1 होता है, इसका 2 होता है, तो इसका संयोजकता इसमें आता है और इसका संयोजकता किस में आता है, इसमें आता है। तो देखिए इसका 1 है तो थोड़ी ना लिख सकते हम लोग, 1 के लिखा थोड़ी नहीं जाता है, आप तो 1 तो ऐसा हूं है, इसलिए इसका संयोजकता हम लोग 2 कहाँ लिख दिए, हम लोग यहाँ लिख दिए। तो अभी देखिए आपको आयरन की संयोजकता 2 है, लेकिन देखिएगा एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे आयरन है तो आयरन के साथ अगर हम लोग O2 को क्रिया करवाते हैं तो आयरन के संयोजकता यहाँ आपको 3 हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व लिखा गया है इसका सामान्य रूप से हम 2 2 संयोजकता लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा संयोजकता चेंज होता रहता है, ये आपका निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग 2 2 मान लेते हैं और अधिकतर होता भी है, लेकिन कभी कभी चेंज होता है स्थिति के अनुकूल। तो आपको कम से कम 30 तक तत्व याद करना बहुत जरूरी है और संयोजकता के साथ याद कीजिए, ताकि जब हम लोग 2 तत्वों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, क्रिया करवाते हैं, एक दूसरे से जब तत्व मिलते हैं तो उस संयोजकता द्वारा ही जुड़ते हैं, एक तत्व की संयोजकता दूसरे तत्वों में मिलते हैं, इसलिए संयोजकता आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। और चलिए बहुत सारे तत्वों को हम लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं और देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ हम लोग अगर हम लोग आर्गन को या पोटेशियम को या ब्रोमीन को जोड़ देते हैं तो देखिए Br2 को हम लोग जोड़ते हैं तो मैग्नीशियम और ब्रोमीन, तो इसको जोड़ने के लिए आपको संयोजकता तो याद होना बहुत जरूरी है। जैसे इसका संयोजकता 2 होता है, इसका संयोजकता 1 होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका संयोजक ये देखिए, ये जो 2 है ना,
ये दो का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अणु के रूप में भाग लेता है ना, इसलिए दो लिखा गया है। तो इसका संयोजकता जो है ना, एक इसमें चला जाएगा और दो इसमें आ जाएगा, तो यानी एक दूसरे में आ जाता है संयोजकता, तो MgBr2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि एक तत्व को दूसरे तत्व से जोड़ने के लिए संयोजकता कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग H2 + O2 को जोड़ते हैं, तो इसका संयोजकता 1 होता है, इसका 2 होता है। तो हम लोग जल का सूत्र क्या लिखते हैं, H2O। तो इसको एक दूसरे में मिलने के लिए जो यहाँ अणु के रूप में जो भाग लिए हैं, इसे यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं दोस्त, यहाँ संयोजकता दिखाता है। इसका संयोजकता 2 था, तो देखो हम लोग हाइड्रोजन में 2 लिख दिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमें संयोजकता याद करना और ये सारे तत्वों को याद करना जरूरी है। जैसे हम लोग एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम प्लस हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका संयोजकता 1 और इसका संयोजकता 3 होता है, तो एक दूसरे में आ जाता है संयोजकता। तो एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है, तो ये 3 जो संयोजकता है ये क्लोरीन में आ जाएगा। अब क्लोरीन का 1 है, तो हम लोग लिख थोड़ी नहीं सकते 1 को। तो इस प्रकार से हम आप सोच सकते हैं कि संयोजकता और ये तत्व का नाम याद करना आपके लिए जरूरी चीज है, पहला स्टेप। इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में चलते हैं। पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि तत्व के नाम और हमें जोड़ने में किस प्रकार संयोजकता योगदान दिया, और यहाँ तत्व को बच्चे सिर्फ हिंदी में याद कर लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इस तरह से याद करने से नहीं काम चलेगा दोस्त। इस तरह से याद करने पर आप लोगों को समस्या हो सकता है कि आप यहाँ पर मैग्नीशियम हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए संकेत में याद कीजिए और साथ ही साथ संयोजकता याद कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, कुछ तत्व है जैसे प्रमुख रासायनिक सूत्र हम लोग लिखेंगे, प्रमुख रासायनिक सूत्र, जैसे SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। और याद रखना मेरे दोस्त, सिर्फ SO4 और सल्फेट याद करने से नहीं काम चलेगा, आपको इसका संयोजकता याद रखना होगा 2। अब हम लोग SO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड, तो सल्फाइड का संयोजकता भी होता है 2। उसी प्रकार आप लोग जानते हैं नाइट्रेट, इसका संयोजकता, नाइट्रेट का भी संयोजकता कितना होता है, नाइट्रेट का संयोजकता 1। आप जानते हैं कार्बोनेट CO3, इस कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है, कार्बोनेट, इसका संयोजकता कितना होता है 2। उसके बाद फास्फेट PO4, फास्फेट के संयोजकता कितना होता है 3। इसी प्रकार से हम लोग अमोनिया NH4, अमोनियम, देखिए अमोनियम। अब एक होता है NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया। देखिए इसमें अक्षर ज्यादा है, इसलिए देखिए अगर में H4 लगा है, देखिए इसमें 4 अक्षर है इसलिए H4। अब इसमें देखिए अक्षर कम है, इसे कहीं ना कहीं इसमें एक अक्षर कम है इसलिए H3। ये याद करने का एक ट्रिक हो गया। तो अमोनियम का क्या होता है NH4 और अमोनिया का क्या होता है NH3। इसकी संयोजकता 1, अब इसकी संयोजकता 3। यानी तत्व के यानी प्रमुख सूत्र के साथ साथ आपको इसका संकेत और संयोजकता याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसका हम उपयोग करके आपको दिखाते हैं कि हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए हम उपयोग करके दिखाते हैं, आप लोग को देख सकते हैं। आप सपोर्टेड मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ अगर हम सल्फेट को जोड़ते हैं, SO4 को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं दोस्त, SO4 को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो इसमें जोड़ने के लिए इसका संयोजकता कितना होता है 2, इसका संयोजकता -2, इसका संयोजकता +2। तो एक दूसरे में इसका संयोजकता बराबर है, इसलिए हमें यहाँ पर दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे MgSO4। तो देखिए एक दूसरे को जोड़ने के लिए संयोजकता आपको उपयोग किया जा रहा है, संयोजकता याद रखना जरूरी होगा। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, एल्युमिनियम। अब इसके साथ जोड़ देते हैं कार्बोनेट।
अब बताइए एल्युमिनियम का समझौता कितना होता है 3, इसका समझौता कितना होता है 2, तो एक दूसरे में कर दीजिए, एक संयोजकता एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाता है। तो एल्युमिनियम में कितना संयोजकता हो जाएगा, ये 2 लिखा जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा, कार्बोनेट यानी CO3 में कितना चला जाएगा आपका 3। इस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम, और सोडियम के साथ हम लोग क्या ले लेते हैं नाइट्रेट। तो आप देख सकते हैं दोनों का संयोजकता कितना होता है 1-1, तो 1-1 तो कट जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग NaNO3। उसके बाद हम लोग बहुत सारे इस तरह से हम लोग सारे चीज को जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग पोटेशियम ले लेते हैं, तो पोटेशियम का संयोजकता कितना होता है 1, उसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं फास्फेट को जोड़ देते हैं। तो फास्फेट के सूत्र का होता है PO4। जब फास्फेट को हम लोग जोड़ेंगे इसे क्या बोलते हैं दोस्त, एरो। क्या बोलते हैं, एरो। जब हम लोग फास्फेट को जोड़ेंगे तो क्या होगा K, अब इसका होता है 3 तो K3 हो जाएगा, अब इसका 1 होता है तो PO4 के PO4। लेकिन कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ये क्या है, तो इसे देखो बाबू, 2 तत्व को एक साथ मिलना और नया तत्व को बना, यही रासायनिक अभिक्रिया है। और जो हम लोग संकेत में लिखे हैं ना, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। और जो ये 2 तत्व मिला है और जो नया तत्व बनाता है, कभी भी जब जो तत्व भाग लेते हैं, सपोज दैट सोडियम और मान लीजिए क्लोरीन आपस में क्रिया किया तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है। तो जो तत्व भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक। और जो नए तत्व बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। उसके बाद ये अभिकारक और उत्पाद जो है मेरे दोस्त, इसको हम लोग संकेत में लिखे हैं, ना कि हिंदी में। तो तत्व को संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये तत्व जो आपस में भाग लिया और नया तत्व बनाया, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी प्रकार हम लोग अलग कंसेप्ट अब समझेंगे। तो आप लोग कुछ प्रमुख जो रासायनिक सूत्र है इस चैप्टर के लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 30 तक तत्व कम से कम आप याद रखिएगा, इसकी संयोजकता और संकेत को अच्छा से याद कीजिएगा। और उसके बाद SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, NO3 नाइट्रेट और कार्बोनेट, फास्फेट, अमोनियम, अमोनिया, ये सारे सूत्रों को याद रखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग एक नया कंसेप्ट को अब समझते हैं। जैसे आप लोग अब देख सकते हैं यहाँ, जैसे N2। अब सवाल उठता है कि सर कुछ तत्वों को हम लोग 2 के रूप में क्यों लिखते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं दोस्त जो हमेशा अणु के रूप में भाग लेते हैं। सवाल बच्चों को उठ रहा होगा कि सर सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं, सर क्लोरीन को हम लोग, कीड़ा बहुत परेशानी कर रहा है दोस्त। अब देखिए क्लोरीन को हम लोग Cl2 के रूप में लिए, तो बच्चों को ये भी समस्या होगा कि सर कौन कौन तत्व ऐसे हैं जिसको हम लोग अणु के रूप में लेते हैं। सर अणु का मतलब वो एक के रूप में नहीं, एक से अधिक के रूप में भाग लेते हैं, तो उसे हम लोग अणु के रूप में भाग लेने वाले तत्व कहते हैं। तो अणु के रूप में हम लोग भाग लेने वाले जो तत्व हैं, कौची के रूप में दोस्त, अणु के रूप में जो तत्व भाग लेते हैं वो सारे तत्व कुछ इस प्रकार से है दोस्त। जैसे Cl2, और इसको बोलते हैं दोस्त क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोरीन। और आप सबको याद होगा इसे क्लोरीन कहते हैं। और जब भी किसी के साथ जुड़ जाता है दोस्त तो क्लोरीन न कह के इसे क्या कहा जाता है, क्लोराइड कहा जाता है। जब भी किसी के साथ जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, क्लोराइड। अब अगर अकेले है तो क्लोरीन। तो इसका संयोजकता कितना होता है दोस्त, 1। उसके बाद आप देख सकते हैं आयोडीन, इसे क्या बोला जाता है,
आयोडीन। आयोडीन की संयोजकता कितना होता है दोस्त? आयोडीन अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आयोडाइड। आयोडाइड इसका संयोजकता कितना होता है दोस्त? 1। उसी प्रकार हम लोग ले लेंगे Br2, इसका भी संयोजकता कितना होता है? ब्रोमीन। और किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? ब्रोमाइड। इसी के साथ हम लोग ऑक्सीजन O2, उसी तरह से हम लोग ले लेंगे H2। ये सब जो तत्व है दोस्त अणु के रूप में भाग लेते हैं और इसकी संयोजकता आपको याद रखना संकेत जरूरी है। यह आपका तीसरा कंसेप्ट रहा दोस्त जो आपको याद रखना जरूरी होगा। यह आपको प्रथम, इसके बाद हम कुछ प्रमुख सूत्र बताएं, उसके बाद आप लोग को अणु के रूप में भाग लेने वाले तत्व और इसका नाम क्या हो जाता है। सो दोस्त जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे ये आपका मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के साथ अगर आप आयोडीन को जोड़िएगा तो अणु के रूप में रहता है और इसको अभी हम लोग का आयोडीन न कहेंगे दोस्त। जब ये मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम आयोडाइड। तो देखिए नाम चेंज हो गया ना। तो जो कुछ तत्व हैं जो जुड़ने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? चेंज। अगर यहां हम ब्रोमीन लिखते तो क्या पढ़ते? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लोरीन रहता तो क्लोराइड, ऑक्सीजन रहता तो ऑक्साइड। तो इस तरह से आपको नाइट्रोजन अगर N2 रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। तो दोस्तों ये तीसरा कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चौथा यानी 4 नंबर का कंसेप्ट समझेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्त। जैसे अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। कीड़ा बहुत समस्या कर रहा है दोस्त। उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कुछ क्रियाशील तत्व जो इस चैप्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि किस तत्व को हम लोग कितना क्रियाशील कहते हैं, कौन तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन तत्व कम क्रियाशील है, और आपको यह भी बताएंगे कि उसका उपयोग हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत कहां करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग सारा चीज को मिटा देते हैं। चलिए तो क्रियाशील तत्वों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्त, और इसका हम लोग उपयोग भी सीखेंगे। जैसे सबसे क्रियाशील तत्व क्या है? आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है? सोडियम। सोडियम के बाद आता क्या? कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, देखिए सबसे कम क्रियाशील कौन है? सोना, Au। उसके बाद चांदी। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? आपका पोटेशियम। इसका नाम क्या है दोस्त? पोटेशियम। सबसे क्रियाशील कौन है आपका? पोटेशियम। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। ये आपको याद रखना होगा। इसको हम लोग एक ट्रिक बनाए थे, पोस के माई जी के आला, मतलब पोसे पोटेशियम, स से सोडियम, पोस के मतलब कैल्शियम, मा मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जी के माई जी के मतलब जिंक, आ मतलब आयरन, आ ले मतलब होता है लेड मतलब सीसा। उसके बाद ह कौ मतलब कहते हैं, एजी मतलब पारा, मतलब पापा कहते हैं, चांदी, सोना। इस तरह से हम लोग ट्रिक बनाए थे कि पोस के माई जी के आले पर हकौ मतलब पापा कहते हैं, सोना, चांदी। तो आप लोग किसी भी प्रकार से याद रखिएगा, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है दोस्त। यह आपका क्रियाशील तत्व। सर इसका सर उपयोग हम लोग किस तरह से करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सारे मुद्दों पर अभी हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं दोस्त, कि ये क्रियाशील तत्व कहाँ काम आएंगे सर। तो देखते हैं दोस्त, देखते हैं, समझते हैं। चलिए तो अगर मान लीजिए सपोर्टेड यहां आपको मैग्नीशियम क्लोराइड है,
आप इस ट्रिक को समझने के लिए आपको हम थोड़ा सा इधर बेसिक थोड़ा सा बातें बताएंगे दोस्त। मान लीजिए कि जो धातु है ना उसे बॉयज मान लीजिए और कुछ टाइम के लिए, और जो अधातु हैं उसे आप गर्ल्स, यानी उसे आप गर्ल्स समझिए कुछ टाइम के लिए बस। तो ये बॉयज हैं, धातु को क्या कहना है दोस्त? बॉयज, यानी एक लड़का है, ये क्या है? लड़की है। यानी एक लड़का और लड़की यानी एक साथ एक परिवार बनाकर खुशी से जी रहे थे। लेकिन अब देखिए अभी कभी कभी हम लोग देखते क्या है ना, ये सामाजिक क्रियाएं की तरह हुआ, कभी कभी हम लोग देखते क्या है कि दो लोग बहुत फले फूले आगे से मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं ना, तो उसके बीच में कोई ताकतवर इंसान आके उसे तोड़ने की कोशिश करता है अपनी ताकत और क्षमता दिखाकर। यानी उसे, जो एक लड़की है उसे मतलब अगला इंसान मिल जाएगा, अपना घर बना लेगा और किसी का घर उजाड़ देगा अपनी क्षमता और औकात की दम पर। ऐसे होता है ना, तो इसी प्रकार होगा क्या कि जो यहाँ मैग्नीशियम एक लड़का है या क्लोरीन जो लड़की के रूप में है, यहाँ पर कोई मैग्नीशियम के बदला में कोई ताकतवर लड़का आएगा और अपना कैपेसिटी और क्षमता दिखाकर ये क्लोरीन को छीन लेकर चला जाएगा और मैग्नीशियम का घर क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। तो इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्त तो उसमें हम आप लोगों को समझाएंगे कि ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो एक को विस्थापित कर देता है अपनी क्षमता के दम पर, क्रियाशील के दम पर। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम यहाँ है तो आपको देख सकते हैं कैल्शियम इसे हटा सकता है। अगर मैं कैल्शियम यहाँ रख दूं तो आप यहाँ जो क्रिया होगा दोस्त इसमें मैग्नीशियम को हटा देगा, यानी बन जाएगा CaCl2 और प्लस में क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। देख सकते हैं एक घर उजड़ गई और किसी का घर, मतलब एक का घर किसी का उजाड़ कर और किसी ने अपना दुनिया बना लिया किसी का दुनिया उजाड़ कर। तो इस प्रकार से ये दुनिया क्यों उजाड़ दिया? क्योंकि इसका कम पावरफुल था, ये गरीब था, इसलिए कोई ताकतवर इंसान आया और अपनी क्षमता और कैपेसिटी दिखाकर किसी का दुनिया उजाड़ दिया और खुद एक अपना दुनिया बना लिया। तो इस तरह से देखिए जो अभिक्रियाएं होती है दोस्त उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अब मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, ये आपका लड़का है एक लड़की है, ठीक, इससे भी हम ताकतवर इंसान को इसके पीछे खड़ा कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम से बड़ा इंसान है आपका सोडियम, पोटेशियम, तो हम कोई एक को ले लेते हैं, मान लीजिए हम सोडियम को ले लेते हैं। अब सोडियम क्या करेगा कि इसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि इस तरह से झाड़ेगा ना कि ये पिघल जाएगी, ये SO4 और इसके क्योर ये लौट कर वापस आ जाएगी। यह गिरता को कौन देखता है दोस्त? ये देखो इसका घर कैसे उजड़ जाएगा। इसका वजह यही है कि इसकी कैपेसिटी कम था, ये आएगा और किसी का दुनिया उजाड़ कर अपना दुनिया बना लेगा, यानी आपको Na2SO4 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा दोस्त? इधर आपको कैल्शियम बाहर आ जाएगा। क्या करेगा बेचारा का दुनिया उजड़ गया। तो इस तरह के जो अभिक्रियाएं होती है जो अपनी क्रियाशील के दम पर दूसरा को विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, जो आपको चैप्टर समझाएंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग दूसरा अभिक्रिया ले लेते हैं मैग्नीशियम, और हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये मान लीजिए लड़का है एक लड़की है, तो चलिए अब ये दोनों के साथ मान लीजिए सपोर्टेड एक क्रिया करेगा, तो अब इसके ताकतवर इंसान इसके बीच में कोई आएगा। जैसे मैग्नीशियम से ताकतवर तो बहुत है, हम कैल्शियम के ले लेते हैं, हम पोटेशियम के सबसे ताकतवर इंसान को ले लेते हैं। तो ये पोटेशियम क्या करेगा? इसे हटा देगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी क्रियाशील ज्यादा है, इसके पास क्षमता क्या है दोस्त? ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और इधर क्या आ जाएगा आपका? मैग्नीशियम। तो ये क्रियाशील तत्व का आप उपयोग देख सकते हैं दोस्त किस प्रकार से किया जा रहा है। आपको सपोर्टेड दोस्त, सोचिए कि आपको क्रियाशील तत्व का नाम याद नहीं है और इस तरह से आपको अभिक्रिया दे दिया जाएगा और इस तरह से नहीं दिया जाएगा, तो आप इस तरह से कैसे लिखिएगा दोस्त? आपको क्रियाशील तत्व आप याद कीजिएगा तब है ना कि कौन तत्व कितना क्रियाशील है। अगर नहीं याद होगा तो आप यहां पर नहीं बना पाइएगा। आपको पता है तब ना कि कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा देगा। ये तो क्रियाशील तत्व याद करना इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम सॉल्यूशन कर सके। चलिए
इसके बाद ये अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ और बात पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सर यहाँ तो अभिक्रिया था सर, अगर सपोज दैट सर मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम है सर और यहाँ पर HCl है, अभी तो सर आप बता रहे थे सर कि SO4 है और मैग्नीशियम है सर, तो इसमें भी तो दो गो है तो यहाँ पर देखिए सर दोनों एक ही धातु है और एक अपना एक सूत्र एक अपना यौगिक बनाया है, इसलिए इसके साथ डायरेक्ट मैग्नीशियम क्रिया करेगा और डायरेक्ट बनाएगा कुछ मैग्नीशियम, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। लेकिन अब ये देखिए तो दोस्त कीड़ा समस्या कर रहा है, मैग्नीशियम है दोस्त और देखिए HCl ऑफ सवाल आता है कि सर इसमें भी तो दो अधातु थे सर, तो सर इसमें कैसे क्रिया करेगा सर, इसमें भी सट जाएगा। नहीं दोस्त, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें दो तरह से रीजन आ गया। आप क्रियाशील में भी देखे होंगे कि हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से कम क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन आगे बढ़ जाएगा। या तो आप दूसरा पढ़े होंगे कि जो अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन होते हैं वो अम्ल होता है और अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो आप दो तरह से इसे सोल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए MgCl2 प्लस का हो जाएगा H2। इस तरह से आपके सामने हम बेसिक पॉइंट लाते रहेंगे हर चैप्टर के लिए दोस्त। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए इस चैप्टर के लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले आप सभी को इस चैप्टर को 1 से 30 तक तत्व याद करना होगा अच्छा से पढ़ने के लिए, और संकेत के साथ संयोजकता के साथ याद कीजिएगा दोस्त। उसके बाद आप लोगों को कुछ जोड़ने तत्वों को आना चाहिए, एक दूसरे को संयोजकता एक दूसरे में मिलाने आना चाहिए दोस्त। उसके बाद आपको कुछ प्रमुख रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए दोस्त। उसके बाद आपको कौन तत्व अणु के रूप में भाग लेते हैं और उसका नाम किस तरह से चेंज हो रहा था। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रेट बोल रहे थे और हम लोग नाइट्रोजन को नाइट्रेट बोल रहे थे, क्लोरीन को क्लोराइड बोल रहे थे, आयोडीन को आयोडाइड बोल रहे थे। तो ये सारा चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्रियाशील तत्वों को याद कीजिएगा। समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्रियाशील। इसको ऐसे हम लोग एक अपने हिसाब से, मैं एक ट्रिक से याद किया हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से याद करिएगा ताकि याद आपको रहे अपने हिसाब से, जरूरी है इस चैप्टर के लिए। जय हिंद साथियों। अब हम आपको अगले वीडियो में इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।